चलो, अभी नेक्स्ट बात है, पार्ट्स तो पढ़ लिए, पता है शेल एंड ट्यूब में क्या आ रहा है, लेकिन ये पार्ट्स को डिज़ाइन कैसे करेंगे, हाउ वी विल डिज़ाइन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। देखो, कंस नाम का कोई बंदा था, उसने एक मेथड दी है, कंस मेथड फॉर डिज़ाइन। ठीक है, ये मेरी तो फेवरेट मेथड है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है किसको पसंद नहीं आई इतनी। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको पसंद आ ही जाए। ठीक है, अभी भूल जाओ कि हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं या हम कंस मेथड को पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा सोचो कि आपकी खुद की एक कंपनी है हीट एक्सचेंजर्स डिज़ाइन करने के लिए, स्पेसिफिक शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करने के लिए। एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है प्रपोजल लेके कि एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक हीट एक्सचेंजर चाहिए, मेरी ऐसा ऐसा कोई कंपनी है, मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मुझे एक हीट एक्सचेंजर की रिक्वायर है, क्या आप मुझे हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड कर पाओगे? आप कहेंगे हाँ भाई, कंपनी खोलिए, करेंगे, पैसे हमको भी कमाना है। देन ही विल से ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर। आप क्या पूछोगे आपके क्लाइंट को, कि आपका क्लाइंट के पास से आपको कितने डिटेल चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको घर में एसी खरीदना है, आप गए, आप फॉर एग्जांपल क्रोमा में चले गए, आप क्रोमा में जाके देख रहे हो एसी, आप बोलोगे भैया 1.5 टन का एसी दे दो, या 1 टन का दे दो, 2 टन का दे दो। ये वैल्यू आप कहाँ से ला रहे हो? या आप बोलोगे भैया घर के लिए एसी चाहिए, तो सामने भी वही बोलेगा भाई सर कितना चाहिए, 1 टन का, 2 टन का, 1.5 टन का। आप बोलोगे पता नहीं है। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पूछेगा आपको कि आपके कमरे का साइज़ बता दो मुझे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप साइज़ बताओगे, एक स्पेस दोगे, एक एरिया दोगे, उस एरिया पे वो कहेगा हाँ भैया 1.5 टन का तो बहुत है। तो ये टन कहाँ से आई, डेढ़ कहाँ से आया? तो वो सिर्फ एक ही चीज़ करता है, एरिया देख रहा है आपका रूम का, वो देख रहा है कि आपको कितनी चिलिंग चाहिए, उसके हिसाब से देख रहा है भाई एसी को वर्क कितना करना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो बता रहा है कि भाई हाँ 1.5 टन का है तो उतना वर्क हो जाएगा कि आपका रूम ठंडा हो जाए। तो सिमिलरली हीट एक्सचेंजर में भी आपको पूछना पड़ेगा ना कि सर आपको कितना हीट चाहिए, या आपका जो हॉट फ्लूइड है उससे निकालना है, मतलब क्या एक वर्क कितना कराना है हीट एक्सचेंजर से, मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, हीट ड्यूटी कितनी है, टेक्निकल शब्द उसका हीट ड्यूटी है, मतलब उससे कितना काम निकालवाना है, उसी को हम हीट ड्यूटी कहते हैं। तो आप बोलेगा हाँ हीट ड्यूटी चाहिए पहले तो हीट ड्यूटी कैसे निकालेंगे, क्लाइंट तो बताएगा नहीं सीधा सीधा। अगर बता दिया तो अच्छा क्लाइंट मिल गया हमको, लेकिन हम मान के चल रहे भाई सबसे बुरा क्लाइंट मिला है हमको। तो हीट ड्यूटी कैसे निकालेंगे? तो चलो, सबको एक फॉर्मूला तो पता है, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़े या ना पढ़े, एक फॉर्मूला सबको पता है, Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। इससे हमारा हीट ड्यूटी निकल जाएगा, ये सबको पता है। अब क्लाइंट ये चीज़ तो आपको देगा ना, क्या भाई मेरा कोई फ्लूइड आ रहा है 50 डिग्री पे, उसको मुझे 25 पे ले जाना है। लो भाई, पहली चीज़ तो हो गई, डेल्टा टी मिल गया। क्लाइंट दूसरी भी एक चीज़ बताया होगा आपको कि भाई उसके प्रोडक्ट क्या है या प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में जो भी कंपाउंड या जो भी मटेरियल वो यूज़ कर रहा है, उसको रेफरेंस लेके आप उसकी सीपी निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई, हमारे ज़माने के इंजीनियर्स तो चैट जीपीटी या गूगल करेंगे, सही है ना? हाँ, अगर मुझे कोई पूछ रहा है आज के टाइम में वाटर की सीपी क्या है, मैं तो सीधा चैट जीपीटी खोलता हूँ। पहले रेफरेंस बुक्स खोलते थे, लाइक पेरी हैंड बुक्स, ऐसे बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं हमारे लिए जो स्पेसिफिक कंडीशन पे स्पेसिफिक पैरामीटर्स बताते हैं, तो वहाँ से आप सीपी भी ले लोगे। ये हमारा मास फ्लो रेट, एंड वो भी क्लाइंट देगा भाई इतना आ रहा है, वो भी क्लाइंट का ही काम है ना, हमको क्या मालूम कि इसकी प्रोडक्ट कितने पे फ्लो हो रही है, वो भी क्लाइंट देगा। तो चलो, ये तीन चीज़ आ गई, तो आपने क्यू निकाल दिया, मैं चल रहा हूँ उसको एक्स लेके, आपने क्यू निकाल दिया। फिर आप बोलोगे सर इतना ह्यूट ड्यूटी का आपका हीट एक्सचेंजर बनेगा, वो कह रहा है ठीक है। फिर वो कहेगा आपको एक बार जगह तो देख लो कितनी स्पेस में मुझे इस हीट एक्सचेंजर को बिठाना है। आप उसकी कंपनी में गए, आपने जगह देख ली, आपने लेंथ बेंथ सब माप के आ गए। अब ये कहाँ यूज़ होगा बता रहा हूँ। एक आपको आ गया ह्यूट ड्यूटी। अब हमने एग्जांपल दिया अभी 50 से 25 जा रहा है, मतलब हॉट फ्लूइड, तो हॉट को कोल्ड करने के लिए कोल्ड फ्लूइड चाहिए, तो कोल्ड फ्लूइड कौन देगा? तब क्लाइंट को बता, एक बार कंफर्म करो कि सर आपके पास कोई कोल्ड फ्लूइड है क्या, या मुझे आपको बताना है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। क्लाइंट कह रहा नहीं नहीं भाई मैं कोई काम नहीं कर रहा, आप ही बताओ। तो आप कह रहे ठीक है भाई, कोल्ड फ्लूइड भी मैं ही बताऊंगा। तब बात करते भाई, ये तो हो गए थे हॉट फ्लूइड की, क्यों ये पूरा डेटा था हॉट फ्लूइड का। अब
कोल्ड फ्लूइड का कितना होगा। देखो उसके लिए एक सिंपल चीज समझो, अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो, आपके पास 4 पेन है, आपका फ्रेंड बोल रहा है भाई पेन दे, तो आप कितनी पेन दे पाओगे उसको? 4 ही दे पाओगे, 4 से ज़्यादा तो नहीं दे पाओगे। वैसे ही अगर इसी चीज़ को हॉट को या कोल्ड को एनर्जी देनी है तो कितनी एनर्जी दे पाएगा? जितनी एनर्जी उसके पास है इतनी तो दे पाएगा। तो क्या क्यू एच और क्यू सी सेम हो गए? अब यहाँ सेम हो गए, तो चलो क्यू सी इज इक्वल टू अगेन एम सी पी डेल्टा टी। क्यू सी मिल गया, एम नहीं पता, सी पी नहीं पता, डेल्टा टी नहीं पता। अब सी पी की बात करते हैं। आप बोल रहे हो कि क्लाइंट ने बोला भाई कोई कूल फ्लूइड उसके पास नहीं है, हमको इसको सजेस्ट करना है। हम अभी एग्जांपल के तरीके, हम फॉर एग्जांपल वाटर सजेस्ट करेंगे। अब वाटर, तो वाटर की सीपी पता है 4.2। लो भाई सीपी भी मिल गई। डेल्टा टी, अभी हम करेंगे ट्रायल एंड एरर। हम अज्यूम करेंगे भाई, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 20 डिग्री पे होगा और आफ्टर द प्रोसेस 35 पे चला जाएगा। टोटली अज्यूम करना है हमको डेल्टा टी। मिल गया भाई डेल्टा टी। क्लाइंट दे रहा है तो अच्छी बात है, क्लाइंट नहीं दे रहा है तो हम अज्यूम करेंगे ये हमको डेल्टा टी मिल गया, ये हमको सीपी मिल गया, क्यूसी तो यहाँ से मिल गया, बाकी क्या फ्लो रेट वो अब यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या अभी तक हमको हॉट फ्लूइड का क्यू एच मिल गया, कोल्ड फ्लूइड का भी मिल गया, इसका फ्लो रेट भी मिल गया, इसका भी फ्लो रेट मिल गया, इसका डेल्टा टी भी मिल गया, इसका भी डेल्टा टी मिल गया। तो यहाँ तक आप सबको पता चला। अगर कन्फ्यूजन हुआ हो तो एक बार पॉज करो, थोड़ा पीछे जाओ, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, कन्फ्यूजन के साथ आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, शेलन ट्यूब की बात हो रही है तो एल एम टी डी डेल्टा टी, एल एम टी डी की तो बात होगी ही होगी। सही बात है कि नहीं? अभी हम क्यों सिर्फ एल एम टी डी यूज़ करते हैं, जियोमेट्रिक मीन क्यों यूज़ नहीं करते, एरिथमेटिक क्यों यूज़ नहीं करते, वो अभी डिस्कस नहीं करने वाले। हम एल एम टी डी यूज़ करते हैं, अगर आपको रीज़न पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई एल एम टी डी यूज़ करने वाले। एल एम टी डी कैसे निकलता है? जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू। एल एम टी डी हमारा निकलता है डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी टू अपॉन एल एन डेल्टा टी वन बाई डेल्टा टी टू। और इस ऐसे भी लिख सकते हो टी टू माइनस टी वन अपॉन एल एन डेल्टा टी टू बाई टी वन। ठीक है, दोनों में आंसर सिमिलर ही आएगा। ये हो गया हमारा एल एम टी डी। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये एल एम टी डी सिर्फ सिंगल पास के लिए वैल्यूड है, सिर्फ सिंगल पास के लिए वैल्यूड है। और अगर मल्टीपल पास हुआ तो 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, तो हम यूज़ करेंगे एक चीज़ जिसको कहते हैं एफ टी, मतलब करेक्शन फैक्टर। अब ये नई चीज़ आई, ये कैसे निकालेंगे? ये निकलती है ग्राफ से, एक बेसिक सा ग्राफ होता है। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ होता है, उसमें कुछ कर्व्स होती है, कर्व पे एक होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब आपको क्या है, आपको सिर्फ आर और एस की वैल्यू निकालनी है। आर और एस की वैल्यू इंटरपोलेट करके कोई पॉइंट निकालना है, उसके पॉइंट का करस्पॉन्डिंग आपको एफ टी देख लेना है, बात खत्म। अब बात आएगी आर और एस कैसे निकलेगा। आर और एस कैसे निकलेगा? आर और एस निकलेगा एक फार्मूला से, छोटी सी है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं करती, लेकिन हाँ जनरली कंफ्यूज बहुत सारे हो जाते हैं कि कौन सी टर्म कहाँ पे आ रही है। देखो मैंने भी अपने टाइम पे सीखी थी और मुझे ऐसे ही याद हुई थी, कैपिटल डिफरेंस स्मॉल डिफरेंस, फिर क्रॉस जा रहा है, स्मॉल डिफरेंस मिक्स डिफरेंस, कैपिटल रिप्रेजेंट हॉट, स्मॉल रिप्रेजेंट कोल्ड। ठीक है, ऐसे ही याद रखी थी मैंने। कैपिटल का डिफरेंस किया, स्मॉल का किया, स्मॉल का किया, मिक्स का किया, बात खत्म। आर और एस मिला, आर और एस को इंटरपोलेट करो और करस्पॉन्डिंग एफ टी की वैल्यू निकाल दो, और आपका फाइनल क्या बनेगा? एफ टी जो भी आप निकालोगे और डेल्टा टी एल एम टी डी जो आपने पहले से निकाला था, ये आपका फाइनल एल एम टी डी बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप, एल एम टी डी भी हो गया,
अब दूसरे कॉमन फॉर्मूला है जो मेरे हिसाब से सबको पता है, Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, डेल्टा टी लिख रहा हूँ, वो डेल्टा टी एल एम ही है, ठीक है, जो अभी हमने फाइनल फाइन किया। तो टाइम बचे वापस से लिखना पड़े इसलिए कह रहा हूँ, अभी से कह रहा हूँ, याद रखना। चलो, ये है हमारे पास है। क्यू है क्या है भाई, क्यू एच भी है, क्यू सी भी है, और दोनों इक्वल है, कोई भी रख ले लो यहाँ पे। यू नहीं है, ए नहीं है। अब क्या करेंगे, आप करोगे यू को अज्यूम, स्टैंडर्ड डेटा लेके जो भी आपका फ्लूइड है उसमें से आप यू को अज्यूम करो, मतलब यू भी मिला, डेल्टा टी भी है, क्यू भी है, तो क्या ए यहाँ से निकल जाएगा। हाँ भाई, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा कुछ ना कुछ ए निकल गया। ए मतलब क्या है भाई, ए मतलब हमारा एरिया है। अब मुझे बताओ ये एरिया किस चीज़ का है, ये एरिया जो निकला वो किस चीज़ का होगा, ये एरिया होगा आपका हीट ट्रांसफ़र एरिया का। ये एरिया वही है जहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर होने वाला है, मतलब आपने जितना भी डेटा भी निकाला है भाई, इतनी हीट ड्यूटी है, इतना हमारा एल एम टी डी आ रहा है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर्स, बेस्ड ऑन द हीट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मुझे इतना एरिया तो चाहिए ही चाहिए ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ये एरिया वो है। चलो, क्या शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर सिलेंडर शेप का है क्या, बड़ा बड़ा सिलेंडर का है ना, तो सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर एल, क्या मैं पाई डी एल लिख दूँ, पाई आर छोड़ो पाई डी एल कर दूँ, कि यही हमको सिलेंडर का एक ओवरऑल एरिया दे देगा, ठीक है। तो जो अभी एरिया निकला वही सिलेंडर का एरिया है, मतलब वही शेलन ट्यूब का एरिया होगा। और दूसरी एक चीज़ है, क्या शेलन ट्यूब में एक ही ट्यूब्स होती है, नहीं सर, मल्टीपल ट्यूब्स होती है। तो क्या है, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो एरिया की वैल्यू मुझे मिली वही एरिया मिलेगा मुझे। आप कह रहे हो हाँ, वही एरिया मिलेगा, सही बात है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे दो चीज़ें, आप गए थे उसके साइड पे, आपने वहाँ उसका स्पेस देखा था, आपके पास स्पेस के पैरामीटर्स है, तो आपको पता है भाई मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, तो आपको एक चीज़ क्लियर है भाई, मैं 8 मीटर से ज़्यादा की लेंथ नहीं रखने वाला ट्यूब की। क्यों, क्योंकि 10 मीटर तो मेरा टोटल एरिया है, रफली एग्जाम्पल लिया है, कोई एक्चुअल रियलिटी नहीं होगी ऐसी, ठीक है। लेकिन हाँ, 10 मीटर का एरिया तो 10 से तो कम ही लेंथ हो गई। चलो, तो आप एक लेंथ अज्यूम कर लोगे यहाँ पे। फिर बात आई भाई डायमीटर कितना रखेंगे, तो पाइप साइज कैलकुलेशन करोगे मास फ्लो रेट के उसके हिसाब से कुछ ना कुछ, और वहाँ से कोई एक स्टैंडर्ड पाइप का ले आओगे, यहाँ भाई कोई एक स्टैंडर्ड पाइप है उसका इतना है, वहाँ से डायमीटर ले आए आप, डायमीटर आ गया तो वहाँ से आप निकाल दोगे कि भाई नंबर ऑफ ट्यूब्स मुझे कितनी चाहिए। तो एरिया मिला, एरिया पे से ये दो चीज़ हमने अज्यूम की, अज्यूम करके लेंथ को एक ट्रायल एंड एरर के लिए रखा है, डायमीटर आपने कैलकुलेट किया और वहाँ से आप अब ले आए कि भाई हाँ मुझे इतनी नंबर ऑफ ट्यूब्स की ज़रूरत, ठीक है। ये चीज़ क्लियर आपको, और एक बार नंबर ऑफ ट्यूब्स हो गई, फिर आप ट्यूब को कुछ ना कुछ पिच के हिसाब से अरेंज करोगे, हैज़ यू अरेंज योर ट्यूब्स यू विल गेट सम एरिया। इसको आप ट्यूब बंडल कहते हो क्या, इसको आप ट्यूब बंडल कहते हो क्या, और ये ट्यूब बंडल का डायमीटर हो गया। तो जो डायमीटर ऑफ ट्यूब बंडल है, अगर उसमें मैं थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे इतनी छोड़ दी, यहाँ पे भी सेम जगह छोड़ दी, और फिर उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर पहना दे रहा हूँ ताकि ट्यूब बंडल को डैमेज ना हो, तो दो बार, एक मैं उसको क्लियरेंस नाम दे रहा हूँ, इसको सीएल दे रहा हूँ, इसको भी सीएल दे रहा हूँ, तो दो बार मैंने सीएल की जगह छोड़ के, तो ये हो जाता है हमारा शेल का डायमीटर। जो प्रोटेक्टिव लेयर आपने कवर की वो ही आपका शेल है। तो क्या पिछले कुछ सेकंड में एक तो हमको एरिया मिला, एरिया पे से नंबर ऑफ ट्यूब्स मिली, नंबर ऑफ ट्यूब्स से शेल का डायमीटर भी मिल चुका है। तो आप कह रहे हैं सर ट्यूब का डायमीटर पता है, ट्यूब बंडल कितना होना चाहिए पता है, शेल का डायमीटर कितना है पता है, लेंथ कितनी होनी चाहिए पता है, तो मैन्युफैक्चर शुरू कर दे क्या। मैंने कहा नहीं भाई इतनी जल्दी तो नहीं। आप कह रहे हो क्यों, सभी चीज़ तो पता है हमको, पर एक चीज़ आप भूल रहे हो, पिछले जब से हमने डिज़ाइन शुरू की तब से एक ही चीज़ हो रही है,
assume, assume and assume, सभी चीज़ हमने assume करके ही लिया है। अभी कुछ ना कुछ चीज़ assume की है तो उसका प्रूफ भी तो देना पड़ेगा, तो अब हम करेंगे प्रूफ। पता नहीं चला क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ 15 12 ज़ा 180 है, ये चीज़ assume करो, तो आप इसका प्रूफ कैसे दोगे? आप कहोगे सर 180 डिवाइडेड बाई 15 12 आ रहा है। हाँ भाई, आपका assume डेटा करेक्ट है। अगर ये डेटा करेक्ट नहीं आ रहा तो आपका assumption गलत है। तो अब हम ये चीज़ करने वाला है कि भाई जितना भी डेटा हमने अभी तक assume किया है उसको हम करेंगे सही। कैसे करेंगे? दो चीज़ से। हम पहले फाइंड करेंगे ट्यूब साइड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, फिर फाइंड करेंगे शेल साइड का। दोनों का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कुछ ना कुछ आएगा। फिर एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। वो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हमारा जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वैसा आ रहा है कि नहीं, हम बस यही चेक करेंगे। पता चला जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे जो जिम किया है वो है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं चेक करना। कैसे निकलेगा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट? अभी हम सबका फेवरेट पार्ट शुरू होगा, अलग अलग कोरिलेशंस, जो मुझे भी नहीं पसंद टू बी ऑनेस्ट, लेकिन करने तो पड़ेंगे भाई, कंपनी खोल के बैठे, पैसा कमाना है। चलो, तो सबसे पहले ट्यूब साइड से शुरू करते हैं। तो ट्यूब साइड में हमारे पास दो कोरिलेशन है, एक तो सीडर का है, एक डिक्टस बोल्टर का है। कंडीशन क्या है भाई? इसमें लेमिनार है, इसमें टर्बुलेंस है। फाइंड कैसे करेंगे लेमिनार और टर्बुलेंट? सिंपल है भाई, रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड कर लो। रेंज तो सबको पता है फॉर टर्बुलेंट, है ना? नहीं भाई, लेमिनार के लिए, और ये ग्रेटर देन तो टर्बुलेंट। चलो, रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना सबको आता होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये। ठीक है, कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन लिख देता हूँ। तो ये हमारा विक्टर्स बोल्टर्स का कोरिलेशन, जो वो हमको लेके चले गए, वो तो चले गए, हमारी जान भी ले ले रहे। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन के याद कैसे रखेंगे? उससे पहले मैं डिक्टस बोल्टर्स का भी एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये है दो कोरिलेशन जो हमको याद होने चाहिए, बहुत जगह काम लगेंगे, कंपनीज में भी, इंटरव्यूज में भी, एग्जाम में भी। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? मैंने शुरू यहाँ से किया था। एक तो ये दो चीज़ कॉमन है और ये दो चीज़ कॉमन है, पूरी की पूरी, ये तो याद है। और नस्ल नंबर को सबको याद है, एच डी बाई के सबको याद है। और देखो यहाँ पे डी डायमीटर है, हमेशा डायमीटर नहीं होता। यहाँ पे हमारा ट्यूब है इसलिए डायमीटर है, वहाँ पे आते हैं करेक्टरिस्टिक लेंथ, बाद में कभी डिस्कस करेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेटिव था ये। यहाँ पे तो डायमीटर ही है, ठीक है। दूसरा क्या कॉमन है? एक तो ये प्रेंटल कॉमन है, 0.33, 0.33, बस, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। याद कैसे रखेंगे? डिटेस वोल्टर से शुरू करते हैं। चलो, 1.86 याद रखना है पहले तो हमको, 1.86 याद रखना है, इतना तो याद हो जाएगा मैं मानता हूँ। रेनॉल्ड्स फ्रंटल, तीन चीज़ है, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। 1.86 है तो यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, रेनॉल्ड फ्रंटल डी बाई एल। और देखोगे ना तो आपको तीन ही डायमेंशनलेस नंबर है यहाँ पे, नसल रेनॉल्ड फ्रंटल, नसल यूज हो चुका है, रेनॉल्ड्स फ्रंटल यहाँ पे आ गए। डी बाई एल तो याद हो गया, 0.33, 0.14, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, देखने पर सही याद हो जाता है। तो अगर ये इक्वेशन याद हो गई हो तो नीचे अपने आप याद हो जाएगी। देखो यहाँ पे 1.8 था, यहाँ पे 0.8 कर दो, रेनॉल्ड्स फ्रंटल तो ऑलरेडी याद रख ही चुके थे आप। बाकी रहा ये डी बाई एल है, उसको यहाँ पे सी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे डी बाई एल तो उसको यहाँ नीचे सी से रिप्लेस कर दो।
तो ये मेरी ट्रिक थी याद रखने की। ज़रूरत नहीं है कि आप यही फॉलो करो, जिसको जैसे भी याद रहता है रख सकता है, बस याद रख लो। शायद कोरिलेशन ना दे तो हम ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा सम ही छोड़ दे। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। अब सी की वैल्यू क्या होती है, एक थोड़ी थोड़ी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। 21, 23, 27, ये हमारे गैस के लिए, ये है नॉन विस्कस और ये है विस्कस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर आई तो रख लो, है तो देगा ही वो चार्ट से। अभी इसमें से कैलकुलेशन कैसे होगी, इसमें से भाई हमको तो क्या निकालना था, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। हमको तो ये निकालना है भाई, ये निकालना है यहाँ से। आपके पास डायमीटर्स है, रेनॉल्ड्स निकलेगा, प्लांटर निकलेगा, डायमीटर्स है, लेंथ है, विस्कोसिटी देगा, हीट सॉरी आपको थर्मल कंडक्टिविटी भी देगा, वहाँ से आपको फिर एच निकालना है। तो यहाँ से हमको एक एच मिलेगा। ठीक है, सिमिलर काम करने वाले हैं हम शेल साइड के लिए। अब शेल साइड, अब यहाँ पे भी हमको एक फॉर्मूला याद रखनी है। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। चलो, देखो अभी मेरे हिसाब से इसको याद रखना इजी है, क्योंकि लास्ट दो टर्म तो सिमिलर ही है हमारी। देखो, लास्ट दो टर्म तो सिमिलर है, ये दो टर्म तो सिमिलर है। बाकी क्या रहा, यहाँ पे 36, यहाँ पे 55। रेनॉल्ड्स बाकी था, लिख दिया। एक चीज़ तो हमको पता है, रेनॉल्ड्स सॉरी नसल्ट, रेनॉल्ड्स और प्रंटल आएंगे ही आएंगे। नसल्ट, रेनॉल्ड्स, प्रंटल, नसल्ट, रेनॉल्ड, प्रंटल, वो भी आ गया। बस यहाँ पे 0.36 और 0.55 याद रखना है। अगेन मेथड वही है, बस यहाँ पे एक चेंज आता है कि भाई ये जो चीज़ है, ये डायमीटर कहाँ से लाओगे। जो आपका शेल का डायमीटर है, यू कांट यूज दैट डायमीटर हियर। क्यों? क्योंकि आपका जो शेल फ्लूइड है वो उसके पूरे डायमीटर में थोड़ी फ्लो होगा, बीच में तो ट्यूब्स है, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स है, तो यू कांट यूज दैट डायमीटर, सो यू ऑलवेज यूज इक्विवेलेंट डायमीटर। ये कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा पिच के टाइप पे से। ठीक है, जो आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा था कि भाई स्क्वायर पिच है या रेक्टेंगल पिच है, सॉरी स्क्वायर पिच है या ट्राइंगल पिच है, रेक्टेंगल नहीं आता, या ट्राइंगल पिच है। ठीक है, ये यहाँ से निकलेगा। तो चलो यहाँ से भी आपने यही निकाल दिया, एच ओ, आगे से एच आई निकाला था, यहाँ पे एच ओ मिल गया है हमको। अभी कैसे आगे बढ़ेंगे, दोनों का कोफिशिएंट आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अभी आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे दूसरी भी एक चीज़ होती है, यहाँ पे जे एच एक कॉमन फार्मूला भी है हमारे पास, रेनॉल्ड, प्रांटल, इससे तो अच्छा है, लेकिन डिपेंड आपको जो डेटा दिया आप उसके हिसाब से यूज़ करना। ठीक है, वो रिलेशन में तो भाई मुझे भी पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे भी एक फार्मूला है हमारे पास। चलो, दोनों का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मिल चुका है। अभी हम सीधा फाइंड करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे बहुत सारे को डाउट होगा कि सर हमने एरिया नहीं फाइंड किया, सेल साइड में जीएस नहीं फाइंड किया, यूटी फाइंड नहीं किया। देखो वो हम फाइंड क्यों करते हैं, पिच फाइंड करने के लिए। तो पिच हम ऑलरेडी हीट ट्रांसफर में करके आए, इसलिए वो पार्ट मैंने यहाँ पे स्किप किया है। ठीक है, चलो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कैसे फाइंड करेंगे भाई, इक्विपमेंट को देखो और लिख डालो एक बार इक्वेशन। एच ओ, एच ओ डी, ए डब्ल्यू प्लस डी ओ डी आई वन आई, ठीक है, प्लस डी ओ डी आई एच आई। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड करने की। और ये जो है ना, ये आपका आ रहा है, क्या आ रहा है भाई,
फॉलिंग फैक्टर, फॉलिंग कोफिशिएंट, आपने फॉलिंग फैक्टर पढ़ा था, वहां पे फॉलिंग कोफिशिएंट पढ़ा था। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे, इसको रटना नहीं है यार, इसको रटना नहीं है, ये देखो, इसको रटने की वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। ये आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ये फॉलिंग फैक्टर ऐड हो गया, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और फॉलिंग फैक्टर ऐड हो गया। और ये क्या है, ये आप लिखते थे सिलेंडर के लिए, याद करो तो, यही चीज़ तो आप सिलेंडर के लिए लिखते थे। ये पूरा हीट, एक डायग्राम ड्रॉ करो, फ्रॉम इनर टू आउट जाओ, ये आपको दिख जाएगा, वैसे ही लिखना है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हीट ट्रांसफर आप लिखते थे ना, प्लेट के लिए, सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए, वैसे ही लिखा है। और अगर वो मेथड नहीं आए तो याद कर लो एक बार, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ हमको टारगेट है कि एग्जाम निकल जाए। हम जब पूरे कर्न्स मेथड अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेरा मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके करेंगे, तब मैं इसको लिखाना सिखाऊंगा। अभी याद रख लो, HO HDO ये आ गया, फिर ये लिखना है, ठीक है, इतना याद रख लो। चलो, यहाँ से आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोई एक यू मिलेगा आपको, ठीक है। अब ओके, एक गलती हो गई मुझसे यहाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये आपको मिल जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे उसके बाद आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मिल जाएगा। अब आपको एक काम करना है, ये जो नया ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मिला ना, ये नया वाला है, उसमें से आपको फिर से एरिया निकाल देना है। क्या करोगे, यहाँ से फिर से आप एरिया निकालोगे, मैं कह रहा हूँ इसको एरिया रिक्वायर, मैं इसका नाम दे रहा हूँ एरिया रिक्वायर। तो यहाँ से एक नया एरिया मिलेगा आपको, मैं कह रहा हूँ वाई। आगे भी हमने एक एरिया निकाला था जहाँ से नंबर ऑफ ट्यूब्स और फिर साइज साइज निकाली थी, ठीक है, उसको भी कुछ नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, अभी मज़े की बात क्या है, दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, तो वो रेशियो आपका 1.1 टू 1.2 आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ही आपकी डिज़ाइन सक्सेसफुल, मतलब तो ही आपका अजम्पशन सही है, नहीं तो आप फिर से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कहाँ से, जहाँ से आपने हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अज्यूम किया था, इसको फिर से चेंज करोगे, फिर से सारी कैलकुलेशन करोगे, और फिर से रेशियो निकालोगे, और जब पता लगाओगे कि भाई फिर से ये 1.1 टू 1.2 के बीच में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना लाइफ का पहला हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। चलो,